तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंगजुआन का मुकाबला एक ऐसे डीमन वॉरियर से होता है जो कि होता तो डीमन किंग है, मगर उसके सोर्ड स्किल्स बाकी डीमंस के मुकाबले में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली डीमन सोर्ड यूज ही नहीं करते, मगर जो लोग यूज भी करते हैं उनके पास खास स्किल्स नहीं होते। जबकि ये वाला डीमन तो सोर्ड स्किल्स के साथ साथ सीक्रेट सोर्ड टेक्निक्स को भी यूज कर पा रहा था, और मेंगजुआन उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके सोर्ड स्किल्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब होते हैं और खास तौर पर उसकी सीक्रेट टेक्निक्स तो इतनी खतरनाक होती हैं कि मेंगजुआन के पास उनका कोई जवाब नहीं था। पर अचानक से मेंगजुआन को अपने मास्टर्स की बात याद आती है। उसके सोर्ड मास्टर ने उसे कहा था कि वो कभी भी सोर्ड सीक्रेट टेक्निक्स को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सोर्ड को यूज करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं लगता। शायद वो ये काम जबरदस्ती कर रहा है। इतने में मेंगजुआन को याद आता है कि उसका जो सबसे पसंदीदा काम है वो पेंटिंग करना है, इसीलिए वो अपनी सोर्ड को एक पेंटिंग ब्रश की तरह यूज करता है, और उसके जरिए वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को जैसे ही अनलॉक करता है तो वो उस सीक्रेट टेक्निक के जरिए उस डीमन जनरल को भी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हमें एक कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी असल में उस वक्त की है जब टू आइलैंड रियलम में डीमंस ने हमला किया था। उस वक्त डीमंस आसमान में एक बड़ी सी रिफ्ट क्रिएट करते हैं और फौरन से नीचे उस आइलैंड पे आकर लैंड करते हैं, और वो अकेले नहीं आते बल्कि उनके साथ एक ग्रैंड डीमन मार्शल भी होता है जिसका नाम शांग लियू था, और वो अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी को जहां से भी लेकर गुजरता था वहां हड्डियों के ढेर लग जाते थे, यानी कोई भी जिंदा चीज नहीं बच पाती थी। उस टाइम पे ग्रेट यू डायनेस्टी के रॉयल एडवाइजर युन शाओ ने अपने आप को एक ग्रेट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और ऊपर आसमान में जाने के बाद उसने 9 हेवन थंडर और 9 हेवन फायर को समन करके उसे सीधा उस समंदर पर दे मारा था, जिससे उसने न जाने कितने ही डीमंस का काम एक बार में ही तमाम कर दिया था। और उस वक्त की ग्रेट इंप्रेस जो कि अपने रॉयल पैलेस में बैठी हुई थी, उसने अपनी एक ड्रैगन मेलोडी का इस्तेमाल करते हुए समंदर की गहराई में मौजूद ड्रैगन वेन को एक्टिवेट कर दिया था, और वहां मौजूद जितने भी डीमन थे वो सारे के सारे उस जगह इस तरह फंस गए थे कि वो पूरा का पूरा कैपिटल यानी कि धूल और मट्टी से घिर गया था। और दूसरी तरफ शांग लियू जब वो उस एम्प्रेस का पीछा करता है तो वो उसे उस टाइम पे नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वहां पर हर जगह इतनी ज्यादा धूल मट्टी, वहां पर रहना ही मुमकिन नहीं था, और सब लोग वहां से अपनी बड़ी बड़ी बोट्स लेकर फौरन से बाकी के पोर्ट्स की तरफ निकल गए थे। और उसके बाद से हम लोग जब भी समंदर पर खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो हमें एक एंडलेस फोग दिखाई देती है। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि वो जनरल असल में उन लोगों को एक कहानी सुना रहा होता है, जिसमें वो ग्रेट यू डायनेस्टी के बारे में उन्हें अच्छी तरह से बताता है कि वो किस तरह बर्बाद हुआ था। और मेंगजुआन कहता है तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो ये फॉग है तुम्हारा कैपिटल उस फॉग के दूसरी तरफ है। तो वो जनरल बताता है कि हाँ, वो सिर्फ रॉयल पैलेस नहीं बल्कि वहां पर शांग लियू भी फंसा हुआ है, और उसके बाद से ही यहाँ के रूल्स भी चेंज हो गए थे, और हम लोगों ने उसके बाद से यहाँ मौजूद बूढ़े लोगों को और बच्चों को रिलोकेट करना शुरू कर दिया था। हमें कहा गया था कि वो लोग हमारे साथ ट्रेड करेंगे और हम उन्हें लोग प्रोवाइड करेंगे, और उन लोगों को वो लोग किसी सेफ जगह ले जाएंगे। मगर हकीकत ये है कि वो यहाँ से जब लोगों को ले जाते हैं तो वो उन्हें माइनिंग वाली गुफाओं में ले जाते हैं और वहां पर उनसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं। और अब हमारे इस ग्रेट यू डायनेस्टी के अंदर सिर्फ बहुत ही कम लोग बचे हैं, और अब मेंगजुआन को याद आ रहा होता है कि डोंगनिंग मेंशन के पास में जो माइनिंग वाला एरिया था वहां पर तो लोगों की भरमार थी, यानी कि वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे यहां से लाए गए थे। जबकि वो जनरल उसे बताता है कि अब हमारा ग्रेट यू हमारी ग्रेट यू डायनेस्टी बस अब नाम की डायनेस्टी रह गई है। मगर खैर, मैं तुम लोगों को ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, तुम लोगों ने तो हमें बचाया है, चलो आ जाओ तुम लोग भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। वो लोग देखते हैं कि वहां पर जू और गो वो तो पहले से ही खाने पर टूट पड़ा है, और उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों भी आ जाओ, अगर तुम लोग इंतजार करते रहे तो फिर हमेशा के लिए भूखे रह जाओगे। जब मेंगजुआन और यान वुई वहां पर जाकर बैठते हैं तो जू आर्गो उन लोगों के सामने बहुत ही तेजी से खाना शुरू कर देता है, जैसे कि वो जिंदगी का आखिरी खाना हो। और यहाँ पर मेंगजुआन और यान वुई उन लोगों से पूछते हैं कि हम लोग ये बात तो जानते हैं कि तुम्हारे इस यू डायनेस्टी में अब लोग बहुत कम रह गए हैं, मगर तुम लोगों के पास कम से कम एक डिवाइन लॉर्ड तो जरूर होगा जो कि इस जगह को गार्ड करता होगा। और वो जनरल बताता है कि हाँ, उन लोगों ने एक डिवाइन लॉर्ड को भेजा था, जिस पर मेंगजुआन कहता है
उन लोगों ने क्या मतलब है इसका? मगर ज़ूअर्गो कहता है क्या कह रहे हो तुम लोग, उन्होंने किसी को भेजा था, कहाँ है वो तो बस हमेशा यहाँ पर बैठकर खाना पीना खाकर यहाँ से भाग गया। वो इतने सालों से हम लोगों को बेवकूफ बना रहा था कि वो एक डिवाइन लॉर्ड है और वो इतने सालों से हमें बेवकूफ बना रहा था कि वो एक डिवाइन लॉर्ड है और वो हमें डीमन से बचा सकता है। मगर वहाँ मौजूद दूसरा वॉरियर बताता है कि जैसे ही बैटल शुरू हुई थी वो डिवाइन लॉर्ड फौरन से यहाँ से भाग गया था। ये सुनते ही ज़ूअर्गो कहता है ये तो एक नंबर का बुज़दिल डिवाइन लॉर्ड था, इससे अच्छा तो ये था कि हम लोग खुद से ही सब कुछ कर लेते। अगर वो मुझे दोबारा कहीं मिल गया तो मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो दोबारा कभी बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं रहेगा। मगर वो वॉरियर्स कहते हैं कि आप दोनों डिवाइन लॉर्ड्स का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग ना होते तो शायद हम लोग डीमंस के हाथों मारे जाते। इतने में वहां पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो भी मेंगचुआन और यानवुई को थैंक्स कहते हैं कि आप दोनों डिवाइन लॉर्ड्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी हेल्प की। हम लोग सच में बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे पास सही टाइम पर दो जनरल्स आ गए। मगर मेंगचुआन और यानवुई दोनों ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बार बार हमें डिवाइन लॉर्ड कहना बंद करो, हम लोग कोई डिवाइन लॉर्ड्स नहीं हैं बल्कि हम लोग डीमन स्लेयर्स हैं। ये सुनकर जनरल कहता है कि चलो फिर यही सही, आज आप लोगों को एक ट्रिब्यूट तो देना बनता ही है। ये कहकर वो लोग सब लोगों के साथ एक साथ मिलकर वाइन पीते हैं और मेंगचुआन और यानवुई को ट्रिब्यूट देते हैं। और जैसे ही रात होने वाली होती है तो वो लोग वहां पर डांस करते हैं और अपनी जीत की खुशी में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं। जबकि मेंगचुआन वो उस जनरल से कहता है कि विलेज के बाकी लोगों का क्या होगा, क्या तुम लोग उन्हें भी रिलोकेट कर रहे हो? तो जनरल कहता है क्या कहा तुमने, उन्हें भी रिलोकेट करना है? वो लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आप जरा पीछे मुड़कर देखिए तो सही, हमारे विलेज में बाकी रह कौन गया है? मेंगचुआन देखता है वहाँ पर बस गिने चुने कुछ लोग ही बचे थे। उनमें से भी कुछ बूढ़े लोग थे, कुछ बीमार थे और कुछ तो इतने कमजोर थे कि वो न डीमंस के किसी काम के थे ना ही ह्यूमंस के किसी काम के थे। इसीलिए हेशा किंगडम और डाजू किंगडम दोनों ही ऐसे लोगों को लेना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। और अब हम लोग इस टूरियलम आइलैंड में बिल्कुल अकेले रह चुके हैं, हमारा बाहर की दुनिया के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बचा। तो मेंगचुआन से कहता है अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम लोग अब से क्या करने वाले हो? जिस पर वो बंदा कहता है अब हम क्या करें। ये कहने के बाद वो वाइन के 2 घूंट पीता है और वहीं पर ही टुन होकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जबकि यहाँ ज़ुआंगशेन वो मेंगचुआन को बता रहा होता है कि ये लोग अपने कैपिटल नहीं जा सकते मगर तुम्हें इनके बदले वहां जाना होगा। तो मेंगचुआन कहता है कि इन लोगों की सेफ्टी भी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं अकेला ही कैपिटल के अंदर जाऊंगा। जिस पर ज़ुआंगशेन कहता है कि वो डीमन जनरल शांग लियू बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। जिस पर मेंगचुआन कहता है कि मैं वहां जाऊंगा, सिर्फ टाइम एंड स्पेस रिफ्ट को खत्म करूंगा। तो ज़ुआंगशेन कहता है क्या वाकई में तुम सिर्फ टाइम एंड स्पेस रिफ्ट को खत्म करने के लिए जा रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम कोई उल्टी सीधी हरकत करने वाले हो तो पहले भी सोच लो, क्योंकि ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। मगर मेंगचुआन ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो अब अकेला ही शांग लियू से लड़ने के लिए जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो कैपिटल की तरफ जाने के लिए तैयार था तो यानवुई कहता है क्या तुम वाकई में अकेले जाना चाहते हो? तो मेंगचुआन उससे कहता है कि डीमंस कभी भी यहाँ पर दोबारा हमला कर सकते हैं, इसीलिए हम दोनों में से किसी एक को तो यहाँ पर रुकना ही होगा। पर यानवुई से कहता है कि हम दोनों तो इस टूरियलम आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे और वो काम हमने कर दिया है। अगर तुम उस कैपिटल के अंदर जाते हो तो वहां एक ट्रैप है और तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे। लास्ट टाइम तो हम लोग एक डीमन जनरल के क्लोन के साथ फाइट नहीं कर पा रहे थे, अब तो तुम डीमन मार्शल के साथ फाइट करने के लिए जा रहे हो। जिस पर मेंगचुआन कहता है कि हमारा मकसद भी तो यही है ना कि हमें डीमंस को मारना है और मैं वही करने जा रहा हूँ। उस डीमन को मारकर मैंने लोगों को बचाना है। ये कहते ही वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो अचानक से यहाँ पर ज़ूअर्गो भी आ जाता है और कहता है कि ब्रदर मेरे लिए वेट करो। वो भी फौरन से उस बोट के ऊपर चढ़ जाता है। जिस पर मेंगचुआन कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो ज़ूअर्गो से कहता है कि ब्रदर तुम नहीं समझ पा रहे, मैं ही वो शख्स हूँ जो कि तुम्हें रॉयल पैलेस तक ले जा सकता हूँ। मेरे बगैर तुम हमेशा इस पानी में भटकते फिरते रहोगे और तुम्हें कम से कम भी 10 दिन लग जाएंगे। मैं तुम्हें डायरेक्टली उस पैलेस के अंदर पहुंचा सकता हूँ। तो मेंगचुआन कहता
है क्या तुम्हें अंदर जाने का कोई रास्ता मालूम है? तो जू आर्गो फौरन से उस बोर्ड के आगे की तरफ चला जाता है और फौरन से रास्ता ढूंढने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस पर मेंग चुआन को तो शुरू में से लग रहा था कि जैसे ये बंदा कोई नाटक कर रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा अपनी सही टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, जिस पर मेंग चुआन भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि उस बंदे ने एक स्पिरिचुअल थ्रेड क्रिएट कर लिया था जो कि उस पानी के अंदर से सीधा उस पैलेस की तरफ जा रहा था। और जू आर्गो से कहता है कि इस थ्रेड को फॉलो करते हुए हम लोग सीधा पैलेस के अंदर चले जाएंगे। और वो मेंग चुआन से कहता है चलो तुम रुके हुए क्यों हो, मगर मेंग चुआन तो यहाँ पर यान वुई की तरफ देख रहा था, जिस पर जू आर्गो कहता है कि ब्रदर यान तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और मैं जानता हूँ कि तुम इस पोर्ट को अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। इतना कहते ही वो उस गोल्डन थ्रेड को खींचते हुए कहता है कि रॉयल कैपिटल तुम्हारा सेवियर आ रहा है। मगर अगले ही सीन में हम देखते हैं जू आर्गो उस बोर्ड के ऊपर सोया हुआ होता है और वो उस थ्रेड को आहिस्ता आहिस्ता खींचता जा रहा होता है, मगर उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। जबकि ज़ुआंगशेन मेंग चुआन को बताता है कि ये लड़का जानबूझकर हमारे साथ आया है, मुझे लगता है कि शायद इसका अपना ही एक एजेंडा है। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि अगर ये बंदा खुद से ही हमारा साथ लेकर यहाँ पे आना चाहता है तो हम भी देखते हैं कि आखिर ये किस चीज के पीछे जाना चाहता है। जबकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही मास्क वाला वॉरियर जिसने अपनी पूरी बॉडी को आर्मर के साथ ढका हुआ होता है, वो भी उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। और मेंग चुआन के लिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो मेंग चुआन को ही डीमन समझ रहा था। जबकि मेंग चुआन और जू आर्गो वो दोनों ही एक गेट के पास आप पहुंचते हैं, जहां पर मेंग चुआन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? तो जू आर्गो कहता है कि इस दीवार की दूसरी तरफ हमारा ग्रेट यू डायनेस्टी का कैपिटल मौजूद है, मगर वहां पर फॉग इतनी ज्यादा होती है कि उन लोगों को सही से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर जू आर्गो क्योंकि वहां के रास्तों के बारे में जानता था तो इसीलिए वो मेंग चुआन को सही डायरेक्शन बताते हुए उस कैपिटल के पैलेस की तरफ लेकर जा रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि इस कैपिटल का असल नाम ट्यान यू है और ट्यान यू कैपिटल के बिल्कुल ऊपर एक स्पेस टाइम रिफ्ट बनी हुई है। यही वो स्पेस टाइम रिफ्ट है जिसके जरिए डीमंस यहाँ पर लैंड करते हैं। मगर जैसे ही जू आर्गो उसे लेकर फौरन उस पैलेस के करीब पहुंचता है तो वो लोग उस कश्ती से नीचे उतर आते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि वहां हर एक चीज तबाह बर्बाद हो चुकी है। और जू आर्गो कहता है पता नहीं यहाँ पर अब कोई इंसान बचा भी होगा या नहीं। तो मेंग चुआन कहता है हमें तो बहुत जल्द यहाँ पे पता लगने वाला है। ये कहने की देर थी कि वो लोग थोड़ी सी ही दूर जाते हैं तो उन्हें अपने सामने एक डीमन दिखाई देता है जो कि उन लोगों के वहां आने की वजह से जाग जाता है। और उसे देखकर जू आर्गो काफी डर गया था, मगर जैसे ही वो डीमन उन पे झपटता है तो मेंग चुआन अपने एक स्लैश अटैक के साथ उस डीमन को काट कर रख देता है और जू आर्गो से कहता है कि लगता है हम लोगों को यहाँ पे संभल कर चलने की जरूरत है। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो जू आर्गो ने अपने शॉवल के जरिए उस डीमन को दफना दिया था, जिस पर मेंग चुआन भी हैरान हो गया था। मगर हम देखते हैं उसे दफनाने की वजह से वो डीमन फौरन से गायब हो जाता है। और जू आर्गो कहता है कि मैं तो बस अपने सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये देखकर मेंग चुआन हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये काम तुम कर सकते हो? तो जू आर्गो कहता है जब बात दफनाने की आए और कहीं खुदाई करने की आए तो मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं इस दुनिया का नंबर 1 वॉरियर हूँ जो ये काम कर सकता है। तो मेंग चुआन कहता है कि उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कोई कब्र नहीं खोदोगे। जिस पर जू आर्गो कहता है ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारी कब्र खोदने के लिए। मगर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट ट्यान यू डायनेस्टी के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग तो डीमंस बन चुके होते हैं और बहुत सारे वॉरियर्स तो जब मारे जा चुके थे उनके बाद से उनके जिस्म में मौजूद स्किन और फ्लैश एंड ब्लड पूरा खत्म हो चुका होता है और वो सिर्फ स्केलेटन्स बन चुके थे। और वो डीमंस हर जगह फैले हुए होते हैं जिसकी वजह से जू आर्गो को वापस एक जगह छुपना पड़ता है। और वो मेंग चुआन से कहता है कि ब्रदर प्लीज सोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, अगर हम लोग पकड़े गए तो हम यहाँ पे मारे जाएंगे। मैं तुम्हें एक और रास्ते से लेकर चलता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसे फौरन से एक और रास्ते की तरफ से लेकर जाता है, जिस पर मेंग चुआन उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो कहता है कि इस लड़के को यहाँ के रास्तों के बारे में मालूम है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर पहली मर्तबा नहीं आया बल्कि इसे सब कुछ पहले से ही मालूम है और ये यहाँ पर किसी न किसी मकसद की वजह से आया है। क्योंकि अगर ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया होता तो इसे भी मेरी तरह यहाँ के रास्तों के बारे में पता नहीं होता। और ज़ुआंगशेन भी उससे कहता है कि ये लड़का यहाँ के रास्तों के बारे में काफी
काफी अच्छी तरह से जानता है। ये तो हमें सीधा उस पैलेस की तरफ ले जा रहा है जहां पर वो स्पेस टाइम रिफ्ट बनी हुई है। ज़ुआंगशेन उसे क्लियरली बता रहा था कि ये लड़का यहाँ पे किसी चीज को तलाश कर रहा है, मगर हमें दिखाया जाता है अचानक से ज़ू अर्गो वो झांक कर देख रहा होता है, मगर उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे एक डीमन खड़ा है। मगर उस डीमन को देखते ही वो भी थोड़ा सा डर जाता है, मगर वो उस डीमन से डरने के बाद उसका मुंह दूसरी तरफ करता है तो वो डीमन बहुत ही जोर से धाड़ता है और इतने में मैंग चुआन आता है और एक स्लैश अटैक के साथ उस डीमन को भी काट कर रख देता है। ये देखकर ज़ू अर्गो की भी जान में जान आती है और वो कहता है शुक्र है किसी को पता नहीं चला। और मैंग चुआन कहता है इस लड़के का इस ड्रैगन वेन के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। जबकि ज़ू अर्गो वो उस पैलेस की तरफ देखता है कि वहां पर तो इतने ज्यादा डीमन है कि वहां से अंदर जाना मुमकिन ही नहीं। वो मैंग चुआन को जब ये बात बताता है तो मैंग चुआन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर ये बताने के लिए लाए थे कि हम लोग पैलेस के अंदर नहीं जा सकते। अगर ऐसा ही है तो फिर अब लगता है कि मुझे अपना ही तरीका आजमाना होगा। ये कहने के साथ वो सोड निकालने लगता है तो ज़ू अर्गो से फिर से मना करता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, हम लोग कोई और रास्ता ढूंढते हैं। मुझे एक सीक्रेट पैसेज के बारे में मालूम है, हम लोग वहां से बिल्कुल इजीली जा सकते हैं, चलो तुम मेरे पीछे आ जाओ। ये सुनकर मैंग चुआन को भी काफी हैरानी होती है और उसका शक अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन। इसे न सिर्फ यहाँ के रास्तों के बारे में मालूम है बल्कि पैलेस के अंदर घुसने के सीक्रेट पैसेज के बारे में भी मालूम है। ज़ू अर्गो से कहता है कि तुम आखिर हो कौन, जिसके बाद वो ज़ुआंगशेन से कहता है कि यहाँ पे मौजूद ग्रेट यू डायनेस्टी के इनका सरनेम क्या था। मुझे ऐसा लगता है शायद उनका सरनेम भी जाओ था और ये लड़का भी जाओ है, इसलिए मुझे लगता है इसका इस रॉयल पैलेस के साथ कोई लेना देना है। इतना कहने के साथ साथ वो उसे सीक्रेट रास्ते के जरिए अंदर भी ले जा रहा होता है और यहाँ तक कि वो वहां पे लगी हुई मशाल को अपनी फिंगर्स के जरिए जला भी सकता है। मगर मैंग चुआन कह रहा होता है ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये लड़का ग्रेट यू डायनेस्टी का कोई यंग मास्टर है और ये एक नंबर का फट्टू है। वो ज़ाओ अर्गो से कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि ट्यान यू डायनेस्टी के जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी शख्स यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करता था, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई और तुम यहाँ पर क्या चीज सर्च करने के लिए आए हो, मुझे बताओ तो सही कि तुम हो कौन। ये कहने के साथ ज़ाओ अर्गो वो दोबारा से अपनी ड्रैगन वेन पावर को यूज करता है और वहां मौजूद एक सीक्रेट पैसेज का दरवाजा खोल देता है और मैंग चुआन से कहता है कि हम लोग आगे चलते चलते हुए बात कर लेंगे। और मैंग चुआन देखता है वो लोग तो अब उस पैलेस के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं और अंदर जाते ही वो लोग तेजी से भागते हुए जाते हैं, जबकि ज़ाओ अर्गो कह रहा होता है कि टूरियलम आइलैंड वो इन डीमंस को नहीं हरा सकता, मगर मैं ज़ाओ अर्गो वो उन लोगों को हरा सकता हूँ। जिस पर मैंग चुआन कहता है कि ओ अच्छा तुम कैसे हराओगे, क्या तुम सिर्फ ड्रैगन वेन्स को कंट्रोल करके उन्हें हराओगे। जिस पर वो लड़का कहता है ब्रदर मैंग तुम काफी समझदार हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कोई चीज छुपा सकता हूँ। असल में मैं पैदा ही इसी तरह हुआ था, मैं पैदाइशी ही ड्रैगन वेन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो एक जगह आकर रुकता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सीधा सीधा चलूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं असल में रॉयल एडवाइजर युन शाओ का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। मेरी तरफ देखो और तुम्हें मुझे देखकर ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं युन शाओ का फॉर्मेशन का कोर डिसाइपल हूँ और तुमने तो मेरे साथ फाइट भी की है और तुमने मेरी पावर का अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं इतने कम लेवल में तुम्हारे जैसे डिवाइन लॉर्ड को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे पा रहा था। अगर एक मर्तबा में ड्रैगन वेन की फुल पावर को एक्टिवेट कर दूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा चांस होगा कि मैं डीमन मार्शल शांग लियू को भी हरा पाऊंगा। पर इतने में अचानक मैंग चुआन उसके कंधे पे अपनी सोड रखता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, तुम जानबूझकर अपने आप को कोई महान वॉरियर बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर ड्रैगन वेन्स वो वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल होती तो तुमसे पहले तुम्हारा ड्रैगन मास्टर युन शाओ वो पहले ही उसे यूज करके डीमन मार्शल को हरा देता। मुझे लगता है तुम्हारा असल मकसद मुझे यहाँ पर लाना था ताकि तुम यहाँ लाकर मुझे ट्रैप कर सको। तुम्हारा ड्रैगन वेन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ज़ाओ अर्गो से बताता है कि असल में डीमन क्लान ने कसम खा रखी है कि वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे तुम्हें मारने के लिए वो लोग पूरे के पूरे आइलैंड को ही तुम्हारे साथ अगर एक्सचेंज करना चाहे तो वो भी करने को तैयार है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ड्रैगन वेन उन डीमन जनरल से लड़ने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि डीमन क्लान सिर्फ तुमसे डरता है। उम्मीद है कि तुम डीमन क्लान के डीमन मार्शल को हैंडल कर पाओगे। ये कहने के साथ वो अपनी ड्रैगन वेन पावर को यूज करता है और वहां उस पैलेस का एक दरवाजा
दरवाजा खोल देता है तो मेंग चुआन देखता है कि उस दरवाजे के खुलते ही अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी ओरा निकलने लगा है। उस ओरा को फील करते ही मेंग चुआन और जाओ अर्गो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और जाओ अर्गो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो शियांग लिू से कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो जो ड्रैगन वेन्स को कंट्रोल कर सकते हो। जबकि यहाँ ज़ुआंग शेन वो मेंग चुआन को बताता है कि यही डीमन मार्शल शियांग लिू है। मगर शियांग लिू यहाँ पर जाओ अर्गो पर तपा हुआ होता है और कहता है कि तो तुम वही चोर हो जो कि ड्रैगन वेन पावर को यूज कर रहे हो। इससे पहले कि शियांग लिू कुछ कर पाता अचानक से मेंग चुआन बीच में आ जाता है और जाओ अर्गो को उससे बचाता है। मगर वो जाओ अर्गो इतने ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो डीमन मार्शल को देखकर जमीन पे नीचे ही पड़ा रहता है और उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल पा रहा था। जिसके बाद वो हाँफते कांपते हुए कहता है ये तो शियांग लिू है। वो फौरन से मेंग चुआन से कहता है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही वहां से भागता है तो मेंग चुआन को उसकी बात याद आती है। जाओ अर्गो ने उसे बताया था जब बात खुदाई करने की आए तो मुझसे अच्छी कोई खुदाई नहीं कर सकता। असल में उसने मेंग चुआन को यहाँ पहुंचा तो दिया था मगर अब वो उसे फंसाकर भाग गया था। और मेंग चुआन जैसे ही अपनी डीमन लॉर्ड फॉर्म पावर को यूज करने लगता है तो शियांग लिू कहता है कि मेंग चुआन डीमन मार्शल तुम्हारा बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। इतना कहते ही वो मेंग चुआन के चारों तरफ इतना जोरदार प्रेशर क्रिएट करता है कि मेंग चुआन उस जगह से हिल तक नहीं पाता और इतना जोरदार एनर्जी प्रेशर आता है कि मेंग चुआन उस एनर्जी प्रेशर की वजह से बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है। और डीमन मार्शल उससे कहता है तुमने न जाने कितने ही डीमंस को मारा है मगर तुम पहली मर्तबा किसी डीमन मार्शल के सामने आए हो। इतने में उसे किन्वू की बात याद आती है। किन्वू ने उससे कहा था कि ट्रू डीमन असल में डीमन मार्शल्स होते हैं, जिस पर मेंग चुआन भी हैरान हो गया था। मगर किन्वू ने उसे बताया था कि डीमन मार्शल्स वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और नॉर्मल डीमंस के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और कुल मिलाकर डीमन क्लान के पास ऐसे 10 डीमन मार्शल्स हैं जो कि खुद से अपना रास्ता चुनते हैं। डीमन क्लान के पास ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं मगर उनमें से सिर्फ कुछ को ही ये रैंकिंग दी जाती है और इस रैंकिंग के मिलने के बाद वो डीमन मार्शल पूरी की पूरी डीमन आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन उसे एक अटैक के बाद नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे कहीं घसीट कर ले जाया जा रहा है और वो कहता है कि ये डीमंस तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, ऐसे 10 डीमंस और भी हैं। और उसे किन्वू ने ये भी बताया था कि इससे न जाने और भी बहुत सारे कितने डीमंस हैं मगर उनमें से किसी को भी ये रैंक नहीं दी गई। सिर्फ डीमन मार्शल्स ही वो डीमन मार्शल्स हैं जो कि हजारों सालों से डीमन मार्शल्स बने हुए हैं और आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। और ऐसा कहा जाता है कि शायद उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता क्योंकि वो कभी मर नहीं सकते। और मेंग चुआन कहता है कि लगता है शायद मैं अपने डीमन डिवाइन फॉर्म में भी उसे नहीं हरा पाऊंगा। और हम जाओ अर्गो को भी देखते हैं, वो वहां से भाग रहा होता है और एक बर्ड उसका पीछा कर रहा था। जबकि वो भागते हुए मेंग चुआन के बारे में कहता है कि ब्रदर प्लीज सब कुछ होल्ड कर लेना, मैं बहुत जल्द तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। और हम वहां उसी मास्क वाले वॉरियर को भी देखते हैं जो कि मेंग चुआन का पीछा करते करते उसी रॉयल पैलेस की तरफ जा रहा था। और वो भी अब यहाँ पर या तो शियांग लिू से फाइट करेगा या फिर मेंग चुआन के साथ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।